पिछले वर्ष इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसको ICMR कहते हैं, इसने एक वार्षिक रिपोर्ट जारी किया था और जिस रिपोर्ट में कहा था कि सामान्य जो रोगाणु हैं वो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोधी होता जा रहा है। तो वैसे में हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध होता क्या है। एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध एक ऐसा कंडीशन है जिसमें शरीर के भीतर क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस हैं या जो भी जीव जंतु हैं, तो शरीर के भीतर ये मौजूद रहेगा। जो एंटीबायोटिक आप खा रहे हो जिन जीवाणुओं को मारने के लिए, वो जीवाणु मरेगा नहीं, बल्कि वो जीवाणु क्या होगा, वो आपके शरीर के भीतर बना रहेगा निष्क्रिय रूप में, और धीमे धीमे वो इन दवाओं के विरुद्ध एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेगा, मतलब लड़ने की क्षमता को धीमे धीमे हासिल कर लेगा और संक्रमण को भी वो फैलाते रहेगा। बुखार लगा तो बुखार के लिए आप कोई दवा खा लेते हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसके लिए आप अलग दवा खाते हो, कोई फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए अलग दवा खाते हो। तो आखिर ये दवाएँ जब हमारे शरीर के भीतर जाती हैं तो क्या हर बार ये इन जीवाणुओं को, रोगाणुओं को क्या मारने का काम ही करता है? कई बार ऐसा होता है कि आपने जो दवा खाया, दवा के खाने के बावजूद भी ये जीवाणु रोगाणु नहीं मरते हैं, और जब ये नहीं मरते हैं तो धीमे धीमे ये रोगाणु जीवाणु क्या करेगा, उन दवाओं के प्रति अपना प्रतिरोध डेवलप कर लेता है, और जब ये प्रतिरोध डेवलप कर लेगा तो उसके बाद संक्रमण फैलाने का इसका जो दर है, जो क्षमता है, वो क्षमता कई गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए जब भी आप इस तरह के दवाओं को खाओ तो उसमें आपको दो बातों को ध्यान रखना है। पहला, ये जो दवा का पूरा डोज आप उसको खाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने ही शरीर के लिए कई तरह के सुपर बग का विकास करोगे। सुपर बग क्या होता है? सुपर बग एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति पूरी तरीके से प्रतिरोधी हो जाता है, मतलब ये कम्प्लीटली रेजिस्टेंट हो जाता है, और ऐसे सुपर बग अगर आपके बॉडी में बनता चला जाता है तो ये मौत का कारण बन सकता है। अब यहाँ पर आप समझने वाली बात ये होगा कि जो प्रतिरोध है ये कई तरह का होता है। नेचुरल भी होगा, एक्वायर्ड भी हो सकता है, ये इंटरैक्टिव भी होता है ये, और ये मल्टी ड्रग के सेवन से भी होता है। जहाँ तक बात है नेचुरल प्रतिरोध का या नेचुरल रेजिस्टेंस का, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों का शरीर बदल रहा है वैसे ही बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसका भी बॉडी में क्या होता है, बदलाव होते रहता है। और इन बदलाव के कारण ये जो एंटी माइक्रोबियल जो भी ड्रग्स हैं उसके खिलाफ ये इसका जो लड़ने का क्षमता होता है उसमें भी बढ़ोतरी होते जाता है। जहाँ तक बात रही एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का, तो इसमें क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है, और उस चेंज के कारण उसका रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाता है। अब जो नया जेनेटिक मटेरियल के साथ जो माइक्रोब्स आएगा उसके पास पुराने वाले का तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए ये अपने जेनेटिक मटेरियल में कुछ इस तरह का बदलाव लाता है जिससे इसका क्षमता बढ़ जाए। इंटरैक्टिव प्रतिरोध में क्या होता है, जैसे आप कभी कभी कोई दवा खा लेते हो, और मान लो आप लोग कभी कोई दवा जो खाते रहते हो, तो इससे भी तो क्या होता है, इन रोगाणुओं में लड़ने का क्षमता क्या होता है, वो बढ़ते चला जाता है। और अब तो मल्टी ड्रग का समय आ गया है। अब जब मल्टी ड्रग आप लेते हो ताकि रोगाणुओं को मार सके, तो रोगाणु भी अब उन मल्टी ड्रग्स के प्रति भी क्या है, अपना प्रतिरोध बढ़ा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा समस्या होने वाला है। अब सवाल है, क्योंकि जितना हम एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग करेंगे उतना ज़्यादा समस्या हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक को वर्तमान में हम लोग न केवल अपने लिए कर रहे हैं बल्कि अन्य जीव जंतुओं के लिए, यहाँ तक कि हम वनस्पतियों में भी प्रयोग कर रहे हैं। तो आप एक तरफ खुद पे प्रयोग कर रहे हो, वनस्पतियों पे प्रयोग कर रहे हो, मुर्गी से लेकर के जानवरों पे प्रयोग कर रहे हो, तो इन्हीं जानवरों, इन्हीं पशुओं और इन्हीं अनाजों के ज़रिए ये आपके बॉडी में भी आ रहा है, और डायरेक्ट तो आप ले ही रहे हैं वैसे भी। तो ये जो मौत का जो आफत है ये चारों तरफ से हम खुद ही बुला रहे हैं। अब सवाल है कि अगर ये एंटीबायोटिक प्रतिरोध जब इन जीवाणुओं का बढ़ जाएगा तो इससे फिर समस्या क्या होगा? तो इसका जो सबसे बड़ा समस्या होगा कि आगे जब आप किसी भी
साधारण भी संक्रमण होता है आपको, तो आगे क्या होगा कि छोटे मोटे संक्रमण का भी जो इलाज करना होगा वो काफ़ी दुरूह काम हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल होगा। और ये सिर्फ आप ही तक सीमित नहीं होगा बल्कि आपके बच्चों में भी जाएगा और धीमे धीमे सुपर बग में बदलता चला जाएगा। तो ये भी एक समस्या होगा। अब सवाल है कि इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। अब इसी को रोकने के लिए सरकार ने कई तरह के प्रयास भी किए हैं। जैसे एंटीबायोटिक का जो उपयोग है वो कृषि के क्षेत्र में सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है, खास करके स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के उपयोग को। इसके अलावा परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है, उसने WHO के साथ मिलकर के एक वैश्विक कार्य योजना भी शुरू किए हुए है। साथ ही साथ भारत सरकार ने रेड लाइन अभियान को भी शुरू किया हुआ है, जिसके तहत डॉक्टर के पर्चे के बिना एंटीबायोटिक जो दवा है वो एकदम से देना सख्ती से मना किया गया है। और ऑपरेशन अमृत को भी चलाया गया है। और एक बात और याद रखना आप लोग, जो अमृत है तो यहाँ पे अमृत का पूरा जो फुल फॉर्म होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशंस फॉर टोटल हेल्थ, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके तहत ये तय किया गया है कि कोई भी जो मेडिकल शॉप है जो एंटीबायोटिक किसी व्यक्ति को देते हैं तो एटलीस्ट डॉक्टर के द्वारा सजेस्टेड हो। ऐसा नहीं कि कोई मेडिकल शॉप वाले अपने मन से इन दवाओं को किसी को देते रहें। और सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति को खुद जवाबदेही लेना पड़ेगा कि हम अपने शरीर के प्रति सचेत रहें और हम कोई भी वैसा दवा न लें जिस पर डॉक्टर का परामर्श न हो। तो एटलीस्ट एंटीबायोटिक के कम से कम संदर्भ में, या आपको कोई ऐसा रोग है जिसमें एंटीबायोटिक को लेना ही लेना होगा, तो अपने मन से न लें बल्कि डॉक्टर का परामर्श लें और डॉक्टर जो आपको लिखे तो उन दवाओं को आप खाएं, न कि रोग बढ़ाएं। थैंक यू।